Hello students, this time class 9 physics chapter number 9 force and laws of motion। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमने दूसरे टॉपिक्स लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और वीडियोस जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्स हालांकि हमने क्लास 8 में, आपने जूनियर क्लासेस क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। बट ये हमने क्लास 8 में पढ़ा था। ज्यादा टेक्निकली हम अगर फोर्स को डिफाइन करें तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट द एफर्ट विच वी अप्लाई which we apply in pushing or pulling of an object is known as force. So यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं the effort which we apply in pushing or pulling of an object. So what we can say, force is nothing but the effort which we apply in pushing or pulling of an object. Say for example, अगर मैं इस मार्कर को पुश कर रहा हूं या पुल कर रहा हूं, अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो ये फोर्स नहीं है। द एफर्ट विच वी अप्लाई, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो एक्चुअली फोर्स होता है। तो फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स depends on two factors, that is mass and acceleration. Now कैसे? Say for example, आप कोई बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए, ठीक है, एक काफी ऊंची बिल्डिंग है, वहां पर आप खड़े हुए हैं। Now आपके किसी फ्रेंड ने आपके ऊपर एक पीस ऑफ चॉक गिराया, क्या होगा? ये नीचे गिरेगा, आपके सर पे लग जाएगा, बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं होगा, सर फट जाएगा आपका। नाउ सेम इंस्टेंट लेते हैं, अब इस चौक की जगह एक बड़ा सा बोल्डर आ गया और इसे अब रिलीज कर दिया गया आपके ऊपर, क्या होगा? यू कैन इमेजिन। सो दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट आपके ऊपर गिर रहा है, बस चेंज क्या हुआ यहां पर? एक्चुअल मास। नाउ सी, चॉक के पीस की अगर हम मास की बात करें तो वो बहुत लाइट है ना, छोटा सा टुकड़ा है, लाइट वेट होगा। लेकिन अगर एक बोल्डर, बड़े बोल्डर की बात कर रहे हैं, एक पत्थर की बात कर रहे हैं, तो उसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू पीस ऑफ चॉक। सो स्टोन विल अप्लाई ग्रेटर फोर्स देन पीस ऑफ चॉक। सो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। डेफिनेटली स्टोन ज्यादा भारी है तो उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ से फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गलती की, मम्मी ने झापड़ लगाया। जब मम्मी धीरे से हाथ घुमाएगी तो चोट भी धीरे से लगेगी, और वही चीज वही इंस्टेंट पे अगर मम्मी ने फुल स्विंग के साथ हाथ घुमाया और स्प्लैश, क्या होगा? चोट ज्यादा लगेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेटर, बैट्समैन जब हिट कर रहा है बॉल को, अगर वो जस्ट डिफेंड कर रहा है, जस्ट प्लेस कर रहा है अपने बैट को बॉल के सामने, तो बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। एट द सेम इंस्टेंट अगर उसे बाउंड्री हिट करना है, से फॉर एग्जांपल 6 मारना है, तो वो क्या करेगा? मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा, बैट का स्विंग ज्यादा होगा, मींस उसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एंड सो वी कैन से दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन अगर गिरेगा तो फोर्स भी गिरेगा। So combinedly, what we can say, force is directly proportional to
नाउ यहां पर मास को हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। F is directly proportional to ma and F is equal to kma. Now what is k? K is proportionality constant. Proportionality constant. It is same as जैसे पाई होता है, ठीक है? So pi is also a proportionality constant. Now here k is equal to 1. यहां पर इस केस में k is equal to 1. ये जब हम लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे इस लॉ को, तो वहां ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम। नाउ फोर्स इज इक्वल टू k की वैल्यू होती है 1, सो फोर्स इज इक्वल टू ma। नाउ अगर हम यहां पर SI यूनिट्स की बात करें, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें, मास का होता है kg एंड एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, और इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन। नाउ व्हाट इज न्यूटन? एक न्यूटन क्या होता है? एक न्यूटन इज नथिंग बट when 1 kg of mass is accelerated with the acceleration of, okay, force is said to be 1 Newton when 1 kg of mass, a body of mass 1 kg is having an acceleration of 1 meter per second square. That force is known as 1 Newton. अब अगर 1 न्यूटन की हम बात करें, इट इज अप्रोक्सीमेटली, सर ये मेजर में कितना होगा, हम कैसे पता कर सकते हैं 1 न्यूटन कितना होता है? आपने कभी 100 ग्राम की कोई चीज उठाई है? 100 ग्राम की जो चीज होती है, दिस इज 1 न्यूटन। ओके, अगर 1 न्यूटन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम जानना चाहते हैं तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स। अगर आपके हाथ में 100 ग्राम्स है तो आप कह सकते हैं आपके हाथ के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? 1 न्यूटन। और अगर आपने 1 केजी सामान पकड़ा हुआ है, कोई भी सामान, शक्कर, आलू, XYZ, कुछ भी चीज, अगर 1 केजी आपके हाथ में है तो एग्जैक्टली वो कितना न्यूटन होगा? 10 न्यूटन। बिकॉज 1 kg is equal to 1000 gram and 100 gram is equal to 1 Newton. So what we can say? 1000 gram is equal to 10 Newton. मतलब 1 किलो का अगर कोई थैला आपने पकड़ा हुआ है या कैरी बैग पकड़ा हुआ है तो 1 kg का मतलब क्या हो गया? उस इंस्टेंट पर आपके हाथ पर कितना न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है? 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। नाउ फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम फोर्स के बारे में। अगर फोर्स के डिवीजन या क्लासिफिकेशन की हम बात करें, ओके, यहां पर एक चीज और, SI यूनिट फोर्स की न्यूटन है और CGS यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इस यूनिट में ये हो जाता है डाइन, DYNE, नॉट डायन ना, डाइन। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? 10 to power 5 डाइन। अब ये कैसे हो गया? नाउ सी, अगर हम बात करें 1 न्यूटन की, तो 1 न्यूटन इज 1 kg एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, सो अगर हम इन सारी यूनिट्स को CGS यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 kg is equal to 1000 grams. 1 meter can be written as 100 and divide by second. तो यहां पर जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम की वो तो सेकेंड है, वो 1 ही रहेगी। सो दैट इज 1 into 1 second square S. So this will become 10 to power 5 gram centimeter per second square. Now this gram centimeter per second square is also known as डाइन। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज डाइन। सो व्हाट यू कैन से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to power 5 डाइन्स। ये ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से
कोई क्वेश्चंस में पूछ सकता है इफ 2 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन्स, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 10 to power 5 डाइन्स. ओके, नाउ डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन हो. तो यहां पर हमने हल्का एक कन्वर्जन भी देख लिया. नाउ फोर्स के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज 2, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नाउ फोर्स कैन बी classified as contact forces and non-contact forces. अगर हम contact forces की बात करें, contact forces are of two type, that is the muscular force in which we apply muscles. मसल्स के थ्रू हम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स, और वहां पे कॉन्टैक्ट होगा. सेकेंड टाइप इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन the force which opposes the relative motion. जो एक्चुअल मोशन हो रहा है किसी भी बॉडी का, उसको जो फोर्स अपोज कर रहा है, जैसे मैंने बॉल रोल किया, बॉल थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा. ये फोर्स कौन से फोर्स की वजह से बॉल रुक गई है, फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की अगर हम बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं 3 टाइप के, दैट आर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी आप जानते हो, कोई भी चीज हमने किसी हाइट पर रेस करी, अगर वहां पे कोई उसके नीचे उसको बैलेंस करने वाली कोई चीज नहीं है, जैसे ये मार्कर के कैप को अगर मैं रिलीज करूंगा तो वो नीचे गिरेगा. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? स्केल को हम हेयर्स पे रब करते हैं और पीस ऑफ पेपर के पास लेके आए तो क्या होगा, वो उसके तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से. टीवी अगर आप बहुत देर तक देख रहे हैं, मम्मी ने कहा जाओ बेटा टीवी बंद करो, अगर आप स्क्रीन के पास जाते हैं तो जो ये फाइन हेयर्स है, हैंड के आपके जो फाइन हेयर्स है, वो टीवी के स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ द थर्ड पार्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. Any material having magnetic property get attracted towards magnet. Magnet को दूसरे magnet के पास लाएंगे. अगर like poles है, they will repel each other, और unlike poles है, they will attract each other. So this is the classification of force. फोर्स का और भी एक तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है on the basis of net force acting on a body. So these forces are, can be classified as balanced force, and second is unbalanced force. Now what do you mean by balanced force and unbalanced force? सबसे पहले हम balanced force के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. हालांकि ये क्लासिफिकेशन आपने क्लास 8 में किया है. क्लास 9 पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम इसे डिस्कस करते हैं. बैलेंस फोर्सेस. व्हाट आर बैलेंस फोर्सेस? से फॉर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक बॉक्स रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है. यहां से एक पर्सन इसे 20 न्यूटन फोर्स के साथ पुश कर रहा है. न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स. और यहां से 2 छोटे बच्चे, ठीक है, ये ए पर्सन है, यहां पर बी और सी है, जो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. क्या होगा? सिंस force is a vector quantity. What is a vector quantity? Vector quantities are those quantities which possesses both magnitude as well as direction. ये मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है. से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूं तो यहां से नेट फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, एफ नेट कैलकुलेट करना है, सो +20 बिकॉज दिस इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, and definitely this will be equal to -10 and -10. When the net force acting on a body is equal to 0, then the forces, what type of forces are acting on the body? Balanced force. जिस स्टेट में
कोई भी बॉडी हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है तो वो मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे रखी हुई है, मूव नहीं कर रही है, और इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस दे आर एक्टिंग? बेसिकली द बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स के वजह से जो नेट इफेक्ट है फोर्स का वो नलीफाई हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है. सो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दो ही डायरेक्शन से फोर्स लग सकते हैं, ये भी पॉसिबल है. यहां से एक जन फोर्स लगा रहा है, एक जन यहां से फोर्स लगा रहा है, एक ऊपर से, एक इधर से और एक इधर से. अगर इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, ओके, अगर इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है तो यहां पर कैसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? नेट फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो कैसे फोर्स एक्ट कर रहे हैं? बैलेंस फोर्स. अब ये तो केस हो गया स्टेशनरी कंडीशन का, मतलब यहां पर बॉडी थी रेस्ट में ना. हो सकता है ये गाड़ी के ऊपर रखा हुआ हो, ट्रक के ऊपर हम बड़े बड़े सामान को लोड करके ले जाते हैं, तो हो सकता है कई सारे चेन से हम बांधते हैं, तो चेन एक्चुअली क्या कर रहा है? वहां पर बैलेंस फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है, ताकि वो ट्रॉली से गिर ना जाए. अदरवाइज यहां पर क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, ये जो सामान है वो नीचे गिर जाएगा. तो अगर ये हम चाहते हैं कि ये ट्रक से ना गिरे तो हम उसको अच्छी तरीके से बांध देते हैं ताकि इसके ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट करे, और चाहे स्पीड ब्रेकर आए या टर्न आए तो उस वजह से ये सामान नीचे ना गिरे. सो दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस फोर्सेस. अगर बॉडी मोशन में है, उसके ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है तो उस बॉडी के मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. अगर बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है और उसके ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है तो अगेन यहां पर बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बॉडी के मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा. अगर वो मूविंग कंडीशन पर है और उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो मूविंग कंडीशन पे ही रहेगा. नाउ मूविंग अहेड टू अनबैलेंस फोर्स. तो अनबैलेंस फोर्स क्या बोल सकते हैं? नाउ यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने बैलेंस फोर्सेस समझ लिए हैं. अनबैलेंस फोर्स की अगर हम बात करें जहां पर नेट इफेक्टिव फोर्स जीरो नहीं होगा. नेट इफेक्टिव फोर्स कैसे जीरो नहीं हो सकता है? से फॉर एग्जांपल इस बॉक्स के ऊपर हमने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन और 5 न्यूटन. सो क्या होगा ये यहां पर? भैया इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हमने यहां पर राइट हैंड साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया. तो अगर हमें यहां एफ नेट या नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये क्या होगा? +10 +15. क्यों भाई? यहां से अपोजिट डायरेक्शन से तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर क्या फोर्स, कितना नेट फोर्स एक्ट करेगा? 25 न्यूटन. और जब भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट करती है, बॉडी मोशन में आती है या मोशन से रेस्ट पे आ जाती है या अपना डायरेक्शन बदल देती है. से फॉर एग्जांपल ये कोई व्हीकल है या आप दौड़ रहे हैं ना, एक स्पीड के साथ दौड़ रहे हैं, साइड से किसी ने आपको पुश कर दिया तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स. ना अगर यहां पर मैंने डस्टर को बोर्ड से चिपका के रखा है, अब मैं इसको पुश कर रहा हूं कंटिन्यूअसली, यहां पर हमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है. ओके, नाउ से फॉर एग्जांपल मैं इसे 3 डायरेक्शन से, मतलब नीचे से, इस साइड से और बोर्ड की तरफ, तो क्या होगा? इसमें मोशन आ गया. मतलब ये कैसा फोर्स एक्ट कर रहा है? अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है. इस तरफ डस्टर पे इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, और मींस हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब इसका मोशन कैसा हो जाएगा? देखिए ये इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, और बोर्ड के साथ चिपका हुआ है तो वो इस डायरेक्शन में बढ़ने लग गया. देखिए ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है डायगनली, मतलब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो क्या है? अनबैलेंस फोर्सेस को, इन फोर्सेस को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है. लेकिन पहले केस में क्या हो गया था?
क्योंकि वॉल मूव नहीं कर सकती, डस्टर व्हाइट बोर्ड मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है, तो यहां पर हमें कोई मोशन नहीं दिख रहा है। मैं चाहे इसको कितना भी ताकत लगा लूं, ये मूव नहीं करेगा। यहां पर फोर्सेस क्या हो जा रही है, बैलेंस फोर्स हो जा रही है। नाउ से फॉर एग्जांपल हम साइकिल चला रहे हैं, जब तक पैडलिंग करते हैं तब तक साइकिल मोशन में रहती है। जैसे ही हमने पैडल मारना छोड़ा, क्या होगा, थोड़ी देर बाद साइकिल थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, यहां पर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। देखिए पैडलिंग कर रहे हैं मतलब आप अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मोशन में। जैसे ही आपने पैडलिंग छोड़ा, वहां से बैलेंस फोर्स एक्ट करना चालू कर दी। से फॉर एग्जांपल ये आपकी साइकिल है, थोड़ी सी खतरनाक सी साइकिल मैंने बना दी। यस, इस पे आप बैठे थे और ये रोड पे मूव कर रही थी ना। क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने जैसी ही पैडलिंग छोड़ी, जो बॉडी का मोशन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा और धीरे धीरे ये आगे जाके साइकिल रुक जाएगी। तो किस वजह से रुकी है ये साइकिल, सिर्फ और सिर्फ यहां पर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे थे, इस वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनबैलेंस फोर्स के वजह से ही मोशन होगा। लेकिन ये कंडीशन जरूरी है कि अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी मोशन पे आ जाएगा, या मूविंग कंडीशन पर है तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, या फिर अपनी डायरेक्शन को वो बदल लेगा। तो अनबैलेंस फोर्स में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अनबैलेंस, ठीक है, 3-4 फोर्सेस एक्ट कर रही है एक बॉडी के ऊपर और वो अनबैलेंस फोर्स है, तो क्या होगा, अगर वो स्टेशनरी कंडीशन पर है तो वो मूव करने लग सकता है। अगर वो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन पर है तो अपना डायरेक्शन, मैंने एग्जांपल दिया, तो अपना डायरेक्शन बदल सकता है या फिर वो रुक सकता है। तो अनबैलेंस फोर्स are the forces where the net effective force is not equal to 0. So, यहां पर हमने काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया फोर्स के बारे में, फोर्स और फोर्स के टाइप्स, फोर्स की फोर्स की यूनिट न्यूटन और उसकी सीजीएस यूनिट के बारे में। फोर्स के बारे में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे जो लॉज ऑफ मोशन है, जिन्हें प्रपोज किया था न्यूटन सर ने बाय स्टडिंग द थ्योरी गिवन बाय गैलीलियो सर। गैलीलियो सर ने कुछ थ्योरी दी थी, उसके बारे में उन्होंने ज्यादा डिटेल स्टडी किया न्यूटन सर ने, और उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उन्होंने प्रपोज किया था। नाउ इस चैप्टर से रिगार्डिंग हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। फर्स्ट टॉपिक मैं यहां पर देख लेता हूं, डिस्कस कर लेते हैं। लेट दैट द मोमेंटम। ओके, नाउ व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम सबसे ज्यादा जरूरी है, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जाने। नाउ अगर हम मोमेंटम बोल रहे हैं तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय पी, एंड अगर मैं यहां पर एरो लगाया हूं तो P के ऊपर एरो है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। सर नहीं समझ में आया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, नहीं समझ में आया। एक काम करते हैं, थोड़ा और इजी वे में समझते हैं इसे। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by body. Okay, now it is the quantity of motion या measure of motion possessed by a body which is equal to product of mass of the body and the velocity of the body. So what we can say, momentum is equal to mass into velocity. Now ये वेक्टर क्वांटिटी कैसी है? कभी भी हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा वी विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली। ओके, वेक्टर के केस में चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें स्केलर और वेक्टर को जब भी ऑपरेट करते हैं, हमेशा वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो
यहां पर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर मैग्नीट्यूड भी मैटर करेगा और डायरेक्शन भी मैटर करेगा। से फॉर एग्जांपल अब मोमेंटम को समझ लेते हैं, क्या होता है मोमेंटम। नाउ अगर इफ दिस इज अ बुलेट, से फॉर एग्जांपल ये कैप एक बुलेट को रिप्रेजेंट कर रही है, वही गन से जो अपन फायर करते हैं। नाउ इफ आई थ्रो दिस बुलेट विथ माई हैंड्स टुवर्ड यू, कुछ होगा? बुलेट आएगी, लगेगी, नीचे गिर जाएगी। नाउ द सेम बुलेट इज फायर्ड ऑन यू विथ अ गन। अब गन से मैंने इसे फायर किया तो क्या होगा? यस, दोनों ही केस में क्या सेम है? मास सेम है। चेंजेस किस में आए? वेलोसिटी में आए। नाउ अगर मैं इस बुलेट की बात करूं तो पहले केस में इसका मास अगर मान लीजिए 10 ग्राम है और मैंने जब इसे हाथ से थ्रो किया तो इसकी स्पीड हुई 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये बुलेट का जो नेट मोमेंटम था वो कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 10 इंटू 10 एंड इक्वल टू 100। अच्छा, इसके यूनिट के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। अगर यूनिट हमें निकालना है तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम। कोई टफ काम नहीं है, यूनिट्स निकालना बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ना यहां पर इस केस में अगर हम मोमेंटम की बात करें तो वो 100 kg था, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था। सेकेंड केस में बुलेट तो सेम थी, लेकिन उसे मैंने गन से फायर किया और उसकी स्पीड हो गई मान लीजिए 500 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द मोमेंटम हियर? मोमेंटम हो गया 500 इंटू 10, दैट इज 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ अ बिग डिफरेंस, यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस हमें दिख रहा है। इसीलिए गन के केस में जब गन से हमने बुलेट को फायर किया तो नुकसान ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू बुलेट जब मैंने हाथ से फेंकी थी। तो मोमेंटम को अगर हमें समझना है तो मोमेंटम हम क्या कह सकते हैं? इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। से फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी की बात करूं, यहां पर मैंने एक बॉडी ले लिया 10 kg और दूसरी बॉडी ले लिया, ठीक है, इसे छोटा ले लेते हैं हम 1 kg। ओके, नाउ अगर यहां पर हम इन बॉडीज के मोमेंटम की बात करें, ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। दोनों के केस में किसमें ज्यादा मोमेंटम होगा? यहां पर मोमेंटम होगा 50। ओके, यहां पे एक चीज, यहां पर हम इसे निकाल रहे थे ग्राम में, नॉट इन एसआई यूनिट्स। हमने एसआई यूनिट नहीं लिया था, 10 ग्राम। याद रखेंगे जब भी आप मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑलवेज टेक द वैल्यू इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में वैल्यूज को लेना कंपल्सरी है, ठीक है। अब यहां पर अगर 10 kg और 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो दिस विल बिकम 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और यहां पर ये हो जाएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ यू कैन सी किसके पास ज्यादा मोमेंटम है? जो बॉडी का मास ज्यादा है उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, बिकॉज यहां पर दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो यहां पर मोमेंटम किसके पास ज्यादा है? जिसका मास ज्यादा है। से फॉर एग्जांपल अगर हम दो बॉडीज एक एग्जांपल में ले रहे हैं, ओके, एक स्टोन ले लेते हैं और एक छोटी सी टेनिस बॉल ले लेते हैं, दोनों का मोमेंटम सेम है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड यहां पे भी हो गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ डिफरेंस क्या है? देखिए, एक बॉडी बड़ी है, एक बॉडी छोटी है, दोनों के मास में डिफरेंस है। से फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ 5 kg एंड टेनिस बॉल है,
बट टेनिस बॉल की जगह ऐसी कोई बॉडी ले लो जो 1 kg की है, ओके, समझने में आसानी होगी। नाउ दिस बॉल इज ऑफ मास 5 kg एंड दिस बॉल इज ऑफ मास 1 kg। नाउ हम यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नाउ एक चीज हमेशा याद रखना, P इज इक्वल टू MVA। नाउ यहां पर दे दिया है आपको दोनों ही केसेस में 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। नाउ अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो मास इंटू वेलोसिटी होगा 5 इंटू V1। यहां पर क्योंकि ये बॉडी 1 है इसलिए मैं V1 ले लेता हूं और ये बॉडी 2 है तो इसको V2 ले लूंगा। तो यहां पर V1 की वैल्यू क्या आई? 500/5 दैट इज 100। नाउ सी 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 kg। तो kg कैंसल, 500 टाइम्स 100 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हमें इसकी वेलोसिटी क्या मिली? 100 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन केस ऑफ दिस बॉडी 2 हमें क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू MV। 500 is equal to 1 into V2 and V2 will be equal to 500। क्या सेम यूनिट आएगी? मीटर पर सेकेंड। ना यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, अगर मास ज्यादा है तो बॉडी की वेलोसिटी देखिए कम हो गई, और अगर मास कम है तो बॉडी के पास वेलोसिटी बढ़ गई। इसको और आसानी से समझते हैं। एक छोटा सा पत्थर आपने उठाया, उसे थ्रो किया, तो ज्यादा स्पीडली और ज्यादा दूर तक आप उसे फेंक पाएंगे। लेकिन एट द सेम इंस्टेंट अगर आपने एक ब्रिक उठाया, ईटा उठाया और उसे फेंकने की कोशिश करेंगे तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा अगर सेम डिस्टेंस से फेंकना है। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है उतना ही दूर आप फेंक पाए, लेकिन अगर इस केस की बात करें तो बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी और उसका डिस्टेंस भी कवर क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर वही केस समझ सकते हैं हम, एक छोटा पत्थर एक बड़ा पत्थर। छोटा पत्थर है तो उसके पास स्पीड देखिए बहुत ज्यादा है, और बड़े पत्थर के केस में क्या हो गया? उसके पास स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी बॉडी के लिए अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मास कम होगा। ठीक है, अब दोनों ही केस हो सकता है। रॉकेट प्रपल्शन के केस में मास भी बहुत ज्यादा होता है और वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन एक इंस्टेंट के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी दो बॉडीज के ऊपर, ठीक है, सेम मोमेंटम एक्ट कर रहा है और दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो डेफिनेटली उसका मास भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिस बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी उसका मास कम होगा, और जिस बॉडी का स्पीड कम होगा उसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कंडीशन यहां पर जरूर याद रखिए, कंडीशन यहां पर यह है कि मोमेंटम सेम एक्ट कर रहा है दोनों बॉडीज के ऊपर। अलग अलग मोमेंटम में ये चीज नहीं होगी ना। अलग अलग मोमेंटम में मतलब पॉसिबल है कि यहां पर दोनों बॉडीज का सेम मोमेंटम भी आ सकता है। नाउ से फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ 50 kg एंड दिस इज ऑफ 5 kg, और ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। नाउ व्हाट विल बी द मोमेंटम? यहां पर हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और यहां पर हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दोनों ही केस में हम देख सकते हैं मोमेंटम सेम है। ठीक है, लेकिन अगर सेम मोमेंटम एक्ट कर रहा है दो अलग अलग बॉडी के ऊपर, तो यहां पर अगर वेलोसिटीज अलग है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मास क्या होगा? कम होगा, और जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मास ज्यादा होगा, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं, जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मास ज्यादा होगा, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मास क्या होगा? कम होगा। सो होप सो मोमेंटम आपको क्लियर हो गया हो। मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसकी यूनिट की हम बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप इसका सीजीएस यूनिट लिख कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी
और उसके बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इनर्शिया। नाउ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ना उसके पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी। इनर्शिया को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नाउ इनर्शिया इज बेसिकली इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। लिख लेते हैं, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन by itself. Now what it means कि बॉडीज के पास एक ऐसा अवतार है, एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलेंगे, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर कोई रॉक या पत्थर एक जगह पर पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा until and unless an external force is applied। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक ये मोशन में नहीं आएगा। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप अगर किसी रूम में आपने रख दिया है तो वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप उसे पुश या पुल नहीं करेंगे। तो यहां पर इनर्शिया हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इटसेल्फ या बाय इटसेल्फ। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। लेकिन सर हम कोई बॉल फेंकते हैं तो वो थोड़े दूर जाकर रुक जाती है। यस, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है भाई? फ्रिक्शन है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो बॉडी उसी स्पीड के साथ, जिस स्पीड से आपने उसे लॉन्च किया है या थ्रो किया है, वो उसी स्पीड के साथ कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी, है ना? तो इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। नाउ इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं अगर देखें तो। वो होता है एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसे रब कर लेते हैं। नाउ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कैसे? ना अगर मैं इनर्शिया की बात करता हूं, इनर्शिया एट रेस्ट, से फॉर एग्जांपल आप किसी बस में बैठे हुए हैं, ओके, ये सीट है, यहां पर आप बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपके हाथ, ठीक, ये पैर। नाउ जब गाड़ी अचानक से मूव करती है, मीन्स ये बस की सीट है और ये अचानक से मूव करने लगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां पर क्या है, आपकी बॉडी रेस्ट पर है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। बट अगर लोअर पार्ट की मैं बात करूं तो वो मैक्सिमम पार्ट जो है बस के साथ कांटेक्ट पे है। अगर ये बस के व्हील्स है और ये बस की सीट है और आप उस पर बैठे हुए, तो लोअर पार्ट की बात करें तो वो बस के साथ कांटेक्ट में है, और जैसे ही बस मूव करना चालू करी तो आपका लोअर बॉडी पार्ट भी मूव करना चालू किया। लेकिन हेड की अगर हम बात करें तो हेड कांटेक्ट में नहीं है बस के साथ और वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमें झटका लगता है पीछे की तरफ, जर्क जो मिलता है वो पीछे की तरफ मिलता है। मींस अगर गाड़ी अचानक से आगे की तरफ मूव करी तो हमारी बॉडी किस तरफ टेंड करेगी मूव करने के लिए? पीछे की तरफ। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पेड़ को हमने जोर से शेक किया तो उसके जो येलो लीव्स है वो क्या होंगे? गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इनिशियली किस कंडीशन पर थे?
रेस्ट की कंडीशन पर थे, और जैसे ही हमने उसे मूव किया तो वो क्या हो गया, मोशन में नहीं आ पाया, वो पार्ट मोशन पे नहीं आ पाया, और अल्टीमेटली वो इस पॉइंट से, स्टॉप से ब्रेक हो गया। मोशन में नहीं आ पाया, स्टॉप से ब्रेक हो गया, तो लीफ क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। जब आप कारपेट को स्टिक से दनादन मारते हैं, क्या होता है, धूल जो है वो अपनी जगह पर रह जाती है, कारपेट पीछे मूव कर जाता है, धूल नीचे गिर जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर कौन सा इनर्शिया एक्ट कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर हम बात करें ना, इसी के इसको ले लेते हैं, बस अब मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। ऐसा नहीं जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक्ट कर रहा था बहुत कुछ सेकेंड के लिए झटका लगता है, ऐसा नहीं पीछे ही रहे होंगे, है ना। तो अब जब गाड़ी मूविंग कंडीशन पे है और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, नाउ लोअर पार्ट अगेन बस के साथ स्लो डाउन हो जाएगा, वो रुक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट की बात करें वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अल्टीमेटली हमें कैसा जर्क मिलेगा, सामने की तरफ। मींस पापा जब गाड़ी चलाते होंगे, अचानक से उन्होंने ब्रेक कभी अप्लाई किया तो आप आगे की तरफ जर्क खाते हैं। तो ये किस वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके अलावा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, मान लीजिए आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अचानक से आपने एक शार्प टर्न लिया, या पापा ड्राइव कर रहे हैं, आप बैक सीट पर बैठे हुए हैं और पापा ने एक शार्प टर्न लिया राइट की तरफ, ओके। सो आपकी बॉडी क्या टेंड करेगी, जो इनर्शिया होता है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आपकी बॉडी कैसा चाहती है कि वो स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करे, इसी डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन गाड़ी का डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ मुड़ गए, तो अल्टीमेटली आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा कि आपकी बॉडी इस तरफ जाएगी। क्यों, आपकी बॉडी सीधा जाना चाहती है लेकिन वो इस तरफ मुड़ रही है, ऐसा लगेगा लेफ्ट वाला डोर तोड़ते हुए आप बाहर निकल जाएंगे। सेम चीज अगर इस डायरेक्शन में अगर आपने टर्न ले लिया, शार्प टर्न पापा ने इस डायरेक्शन में लिया, तो राइट वाला डोर तोड़ते हुए आप बाहर निकल जाएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहती है बॉडी, लेकिन ड्यू टू शार्प टर्न या कर्व, उसके वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी आउटवर्ड सेंटर से थोड़ा सा दूर की तरफ भागने की कोशिश करती है। इस तरफ टर्न लिया तो सेंटर से दूर, कर्व ऐसा है, सेंटर से दूर, इधर सेंटर से दूर, तो इस तरफ जो इनर्शिया एक्ट कर रही है, इट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहां पर अगर इनर्शिया के मेजरमेंट की बात करें तो इनर्शिया को मेजर किस तरीके से किया जा सकता है, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ओनली, सिर्फ मास के थ्रू। से फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है या एक बॉडी है जो 10 kg की है, और एक बॉडी जो है उसका मास है 1 kg। नाउ से फॉर एग्जांपल आपको इसे मूव करना है, तो जो बॉडी ज्यादा टेंडेंसी रखेगी अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने का, उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। नाउ सी, अगर मेरे को 1 kg ऑफ बॉडी को मूव करना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि ये अपनी टेंडेंसी मेंटेन करना चाहती है, ज्यादा स्टेशनरी पोजीशन पर ये बॉडी रहना चाहती है, सो बॉडी ए विल हैव अ ग्रेटर इनर्शिया देन बॉडी बी। सो हियर इनर्शिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ बी। सो यहां पर अगर हमें इनर्शिया को मेजर करना है तो इनर्शिया को हम मास के थ्रू, जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और मास अगर ज्यादा गेन करे, ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी कम, मूवमेंट, उसका जो मूवमेंट होगा वो कम होगा, उसका टेंडेंसी जो होगा मूवमेंट करने का कम होगा, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम होगी। दूसरे केस में हम ये भी बोल सकते हैं इनर्शिया कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम ज्यादा है तो बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, और मोमेंटम कम है तो बॉडी का इनर्शिया कम है। मोशन की स्टडी करते हुए सर गैलीलियो ने यह प्रपोज किया कि अगर किसी बॉडी को या किसी मार्बल को या किसी बॉल को
किसी फ्रिक्शनलेस प्लेन से, किसी हाइट से इंक्लाइन प्लेन पे अगर रोल किया जाए तो वो कंटिन्यूअस मोशन पे रहेगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन लेंगे, वहां पर एक मार्बल रखा या बॉल रखा, उससे वो रोल तो होगा लेकिन वो कंटिन्यूअस मोशन में नहीं रहेगा। क्यों? यहां पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। तो सर गैलीलियो ने कहा कि अगर एक मार्बल को किसी इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया जाए तो उन्होंने क्या नोटिस किया? सबसे पहले तो जैसे जैसे मार्बल नीचे रोल डाउन करेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और दूसरे तरफ मार्बल जब रेस करेगा मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। और ये मोशन कब तक होगा? जब तक ये मार्बल सेम हाइट दूसरे तरफ इंक्लाइन प्लेन पे अटेंड ना कर ले। कंडीशंस यहां पर क्या थी कि इंक्लिनेशन अगर यहां 45 डिग्री है तो यहां पे भी 45 डिग्री होना चाहिए। लेकिन कंडीशन, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर यह थी कि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर हम यहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन देखें, आप ये मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है एंगल, सबसे ज्यादा एंगल, फिर कम कम कम। सो अगर इस हाइट से इंक्लाइन प्लेन पे बॉल को रिलीज किया गया या मार्बल को रिलीज किया गया तो वो, अगर इंक्लाइन प्लेन 1 की बात करें तो वो कहां तक रेज होगा? जब तक वो सेम हाइट अटेंड नहीं कर लेता, मींस वो यहां तक रोल होगा। अगर इंक्लाइन प्लेन 2 की बात करें तो वो कहां तक रेज होगा? अगेन सेम हाइट, जिस हाइट से उसे रिलीज किया गया है उसी हाइट तक, जब तक मार्बल नहीं पहुंच जाता वो तब तक रोल करता रहेगा। अल्टीमेटली अगर मैं इस इंक्लिनेशन को 0 पे ला दूं, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कर दूं, तो ये बॉल कंटिन्यूअसली रोल करता ही जाएगा और कभी नहीं रुकेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अनबैलेंस फोर्स, 0 अनबैलेंस फोर्स अचीव करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? फ्रिक्शन कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है, और इस केस में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये थोड़ी देर तक रोल होगा और उसके बाद ये रुक जाएगा। और सन 1642 में, ईयर 1642 में सर गैलीलियो की डेथ हो गई। कोइंसिडेंस देखिए, सेम ईयर 1642 में सर आइजैक न्यूटन का बर्थ हुआ और उन्होंने इस थ्योरी को फर्दर स्टडी करके 3 लॉ, यानी कि लॉज ऑफ मोशन प्रपोज किए। द 3 लॉज ऑफ मोशंस आर, फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, उन्होंने प्रपोज किया, मैं यहां नोट नहीं कर रहा हूं, आप नोट डाउन करेंगे। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट until and unless an external force is applied to it। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मे बी अ स्टोन, एक ब्रिक हो सकता है, अगर वो ग्राउंड में रखा हुआ है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो अपना पोजीशन नहीं बदलेगा। सिमिलरली आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये सारी चीजें अगर आपने किसी टेबल टॉप पे रख दी है तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, आप या कोई और एक्सटर्नल फोर्स उस पर जब तक एक्ट नहीं करेगी तब तक ये अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ध्यान से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट until and unless an external force is applied to it। कंपल्सरी कंडीशन क्या थी कि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। दिस इज बेसिकली inability to change its state of motion on itself, which is also known as inertia। So first law is also known as law of inertia। और हमने इनर्शिया के बारे में जानते ही हैं, हम वो 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
एक हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ अगर रेस्ट की बात करें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सडन मूवमेंट ऑफ बस, सडन मूवमेंट ऑफ बस, बस, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है व्हीकल। अगर आप उस गाड़ी में बैठे हैं और अचानक से वो मूव करने लगे तो आपको एक जर्क लगेगा पीछे की तरफ। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की हम बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगेन सेम गाड़ी है, मूविंग कंडीशन पे है, अचानक से ब्रेक अप्लाई किया तो सडन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन कह सकते हैं। कमिंग टू रेस्ट, सडन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। यहां पर अगर गाड़ी मूविंग कंडीशन पर है और अचानक से ब्रेक लगाया गया, आप कार में बैठते हैं, पापा ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से ब्रेक अप्लाई किया तो आप आगे की तरफ जर्क खाते हैं। तो ये किसके वजह से है? इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगेन एक बस में बैठे हैं या एक ट्रेन में बैठे हैं या एक कार में बैठे हैं और एक शार्प टर्न आया तो बॉडी क्या, देखिए जैसे ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही थी कार और अचानक से यहां एक शार्प टर्न आया, शार्प थोड़ा सा और ले लेते हैं ऐसा, तो आपकी बॉडी टेंडेंसी क्या होगी, वो ड्यू टू इनर्शिया स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन गाड़ी अपना डायरेक्शन बदल चुकी है। तो आपको किस तरीके का महसूस होगा, ये अगर कार है तो आप इस तरफ का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वो जाना सीधा चाहती है लेकिन मुड़ गई है, जिसके वजह से कैसा महसूस होता है हमें कि हम दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग बट a body in motion will remain in motion, a body in rest will remain in rest until and unless an external force is applied to it. कंडीशन ये जरूरी है। और उसके तीन टाइप भी हमने देख लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ एग्जांपल्स पता है, बिल्कुल पता होने चाहिए, आप कम से कम 2 एग्जांपल्स मेरे को हर कंडीशन के लिए, हर इनर्शिया कंडीशन के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Coming to the second law proposed, the second law second law is, okay, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. Rate of change of momentum, change of momentum is directly proportional to force applied on body. जो भी बॉडी में मोमेंटम आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया तो ये जो मार्कर है वो स्लोली मूव किया, लेकिन इसी मार्कर के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके मोमेंटम में देखिए मास तो एज इट इज है ना, मास चेंज नहीं हुआ मार्कर का, बस जो फोर्स था, फोर्स के वजह से पहले केस में इसकी वेलोसिटी कम थी, दूसरे केस में वेलोसिटी बढ़ गई। So rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. अगर हम momentum की बात करें, what is momentum? हमने ये सारी चीजें inertia, momentum, force के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और जरूर देखिए। अगर हम momentum की बात करें, momentum is nothing but it is a product of mass and velocity. It is the measure of motion
which is equal to product of mass and velocity. It is denoted by V and it is a vector quantity. So, अगर हम यहां पर इस लॉ को मैथमेटिकली समझना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नाउ डेल्टा जनरली हम यूज करते हैं चेंज को मेंशन करने के लिए. फिजिक्स में डेल्टा यूज करते हैं हम चेंज को मेंशन करने के लिए. नाउ यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी फिजिक्स में आप रेट के कंसर्न में बात करते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में था? टाइम के रिस्पेक्ट में था. सिमिलरली यहां पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में है. नाउ फोर्स इज directly proportional to rate of change of momentum with respect to time. Now momentum, change in momentum, change जब भी हम निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए तो हमेशा हम क्या करते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. सो T फाइनल यानी कि मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन T. नाउ फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दोनों को अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं हम. किस तरीके से? भैया देखिए, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो एम वी, दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू होल डिवाइडेड बाई टी. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. नाउ टेकिंग आउट एम कॉमन, v माइनस यू अपॉन टी. नाउ फर्स्ट चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. नाउ यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हाट वी कैन राइट हियर? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a. यहां से लिख सकते हैं ना, v is equal to u plus at. So a is equal to v minus u upon t. So f is directly proportional to ma. Now mathematically हम इस एक्सप्रेशन को कैसा लिखेंगे? f is equal to kma. Now what is k? k is proportionality constant. Now ये proportionality constant क्या है भाई? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से फॉर एग्जांपल जैसा आपका पाई होता है, अगर आप सरकमफेरेंस और डायामीटर के रेशियो की बात करें वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू मिलती है हमें, दैट इज 22/7. सो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने k लिया है, मींस k, और यहां पर k की वैल्यू क्या होती है? k इज ऑलवेज इक्वल टू 1. k इज इक्वल टू 1. सो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू एम ए, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन. सो f इज इक्वल टू एम ए. और इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो न्यूटन होता है, या फिर हम एक और चीज बोलते हैं इसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन भी हम बोल सकते हैं. ओके. So Newton's second law is rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. जितना हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा चेंज इन मोमेंटम दिखेगा. कम फोर्स तो कम चेंज इन मोमेंटम, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा चेंज इन मोमेंटम. मूविंग अहेड टू द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ बहुत ही बेसिक लॉ है और इसके बारे में आपने सुना भी होगा. That is every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Say for example,
कोई पर्सन फ्लोर पे खड़ा है ना, तो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जो वेट है mg, मास से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ mg की जगह मैं a वैल्यू ले लेता हूं, तो सेम फोर्स इज अगेन एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन द मैन, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। सो यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है और दोनों ही अलग अलग बॉडी पर, एक फ्लोर पर और एक फ्लोर से मैन के ऊपर। सो इन थर्ड लॉ व्हाट वी कैन से, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन are equal in magnitude, but opposite in direction, and they always act on टू डिफरेंट बॉडीज। दो अलग अलग बॉडी के ऊपर ये एक्ट करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल गन की केस लेते हैं हम। गन हम जब फायर करते हैं तो क्या होता है, जिस वेलोसिटी से बुलेट हमने फायर की है ना, जब गन से हमने बुलेट फायर किया तो गन की स्पीड, गन की बोल रहा हूं, बुलेट की स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, और एट द सेम इंस्टेंट जब हमने फायर किया हमें एक जर्क लगता है। दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना मोमेंटम बुलेट का था उतना ही मोमेंटम किसका होगा, गन का होगा। और इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन, है ना। रिकॉइल ऑफ गन क्या, इफ दिस इज योर गन और यहां से बुलेट हमने फायर करी, सो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बुलेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो गन जो होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पीछे की तरफ। सो every action has an equal and opposite reaction. They always act on two different bodies. They are equal in magnitude but always act in opposite directions. इसका डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन ये है। सिमिलर केस ले सकते हैं, जब बोट से हम जंप करते हैं जमीन के ऊपर, तो क्या होता है, जैसे ही हम बोट से जंप लेना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी को उछालना चाहते हैं, तो जितने फोर्स से हम बोट को पीछे पुश करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है, तभी हम आगे चढ़ पाते हैं। और मोशन ऑफ बोट क्या होता है, जमीन से दूर जाती है वो, इसीलिए पहले उसे रस्सी से लंगर जो जिसे हम बोलते हैं, है ना, एंकर, वो सब चीज यूज करते हैं ताकि बोट ज्यादा दूर ना रह जाए। So, what is Newton's third law of motion? This third law states that every action has an equal and opposite reaction. These forces are always equal in magnitude and opposite in direction. They always act on different bodies. Now, here magnitude तो same है इनका, है ना, लेकिन ये हर केस में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगी। नाउ सी, यहां पर अगर मैं बुलेट के मास की बात करूं तो वो छोटा है और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर गन के केस की बात करूं तो गन का मास ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ऑल्दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यहां पे मैं छोटे v से मेंशन कर रहा हूं, कैपिटल V से मेंशन कर रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों की स्पीड जो हो वो सेम हो, गॉट इट। क्योंकि देखिए यहां पर इस बॉडी का मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा एज कंपेयर टू
दिस बॉडी, मतलब बुलेट का मोमेंटम गन के मोमेंटम के बराबर का है, लेकिन यहां पर बुलेट के मास की हम बात करें वो कम है, जिसके वजह से वेलोसिटी ज्यादा है, और गन की बात करें तो मास ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी से हमें मिलता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। It states that whenever two bodies collide, provided no external force is applied, the net momentum is always conserved. Say for example, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं, इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 ले लेते हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 ले लेते हैं। नाउ इन दोनों में देखो, यहां पर हम कुछ इस तरीका का ले लेते हैं, u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी कोलिजन हो सकता है, कोलिजन की बात किए हैं। सो u1 इज ग्रेटर मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है, तभी कोलिजन हो सकता है। A कोलाइडेड विथ B फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t सेकेंड, है ना, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कोलिजन हुआ यहां पर। अब कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड बदल जाएगी, भाई मास तो सेम रहेगा, मास तो एज इट इज रहेगा, मास तो चेंज नहीं होने वाला, बस वेलोसिटी चेंज होने वाली है। तो लेट दैट बी v1 एंड फॉर द केस b मास अगेन सेम रहेगा, वेलोसिटी बस चेंज हो जाएगी v2। So, from Newton's third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. So, अगर यहां पर FAB की बात कर रहे हैं, will be equal, जो बॉडी A B के ऊपर फोर्स लगा रही है, is equal to force by body B on A, but in opposite direction, since फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हमने क्या यूज किया यहां पर, नेगेटिव साइन। नाउ फोर्स इज इक्वल टू, क्या होता है भाई फोर्स, अभी हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सो mv माइनस mu अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फॉर बॉडी A, अगर हम फोर्स ए बी की बात कर रहे हैं, ए बॉडी जो फोर्स लगा रही है बी के ऊपर, क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फाइनल, दैट इज mv1 माइनस mu1 अपॉन t। एंड अगर मैं fba की बात करूं तो वो हो जाएगा m2v2 माइनस m2u1 अपॉन t। दोनों का कोलिजन का टाइम सेम है। देखिए कोलिजन कंडीशन, ये आफ्टर कोलिजन, और ये बिफोर कोलिजन, है ना। बिफोर कोलिजन ऐसा था, दोनों मूव कर रहे थे, कोलाइड किए, उसके बाद ये कंडीशन। तो एफ बी A is equal to m2v2 minus m2u1, sorry, m2u2 upon t. Now we know that by the third law, FAB is equal to minus FBA by Newton's third law. So what we can write, v1 m1 v1, सब कंडीशन थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए बॉडी की बात हो रही है तो उसका मास m1 है, तो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। सो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस m2 u2 upon t. Now t and t can be cancelled,
और माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा M2U2 माइनस M2V2 और ये हो गया M1V1 माइनस M1U1. So by transposing what we will get minus M1U1 minus M2U2 is equal to minus M1V1 माइनस M2V2. नाउ पूरे दोनों इक्वेशन से LHS RHS से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2. नाउ क्या बोल सकते हैं, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अगर इसके मोमेंटम की हम बात करें तो वो होगा M1U1 M2U2 दोनों का सम नेट मोमेंटम. नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to net momentum after collision and hence it is known as law of conservation of momentum. मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे पूरे सिस्टम के, लेकिन यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है. सो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो ऑन दिस नोट यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. इसके अलावा अगर कोई डेरिवेशन या कोई लॉ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ जो NTSC में अपीयर होने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. थैंक यू.